हेलो दोस्तों, मैं खुशी आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के एजुकेशन में। 15 मिनट में 30 क्वेश्चन वाले एपिसोड का आज 10वां एपिसोड है। इससे पहले 9 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा उसे और आप लोगों को बहुत पसंद भी आ रहा होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप लोग को बेनिफिट भी काफ़ी हो रहा होगा अगर आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन को लगा रहे होंगे। तो अगर नहीं लगा रहे हैं तो प्लीज़ ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि सारे एग्ज़ाम अप्रैल मई तक में हो ही जाएगा और शायद बिहार पुलिस का तो डेट भी आ चुका है। तो आइए देर न करते हुए इसे प्रारंभ करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का चयन कैसे होता है? लोकसभा अध्यक्ष का चयन लोकसभा के सदस्यों द्वारा होता है। कैसे होता है? लोकसभा के सदस्यों द्वारा। लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष के लिए 4 बार अभी तक में चुनाव भी हो चुका है। तो कब कब चुनाव हुआ था? प्रथम चुनाव हुआ था सन 1952 में, दूसरा चुनाव हुआ था सन 1967 में, तीसरा चुनाव हुआ था सन 1976 में और चौथा चुनाव हुआ था 2024 में। कब हुआ था? 2024 में। 2024 में जो चुनाव हुआ था अध्यक्ष पद के लिए, उसमें क्या था कि बीजेपी की तरफ से तो ओम बिरला जी थे, लेकिन अपोजिशन पार्टी की तरफ से, इंडिया अलायंस की तरफ से कौन था? तो के सुरेश को खड़ा किया गया था। ठीक है, लेकिन इस चुनाव में कौन जीते थे? तो ओम बिरला जी जीते थे। और अभी अध्यक्ष कौन है लोकसभा का? तो ओम बिरला जी है। और ओम बिरला जी का ये दूसरा कार्यकाल है। ठीक है, कैवा कार्यकाल है? दूसरा कार्यकाल है। और अगर चयन की बात की जाए तो ये किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 93 में दिया गया है। किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 93 में दिया गया है। वहीं कुछ और आर्टिकल देख लेते हैं लोकसभा से संबंधित और अध्यक्ष उपाध्यक्ष से संबंधित। तो 94 आर्टिकल 94 में क्या दिया गया है कि लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो अपना त्यागपत्र किसे देंगे? तो वो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देंगे। और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देंगे? तो वो लोकसभा के अध्यक्ष को देंगे। जाते जाते ये भी बता दूं कि लोकसभा का उपाध्यक्ष जो है उनकी नियुक्ति भी लोकसभा सदस्यों द्वारा ही होता है और लोकसभा के सदस्यों में से ही एक को उपाध्यक्ष चुना जाता है और एक को अध्यक्ष चुना जाता है। ठीक है, आर्टिकल 95 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 95 कहता है हमारा कि अगर लोकसभा का अध्यक्ष का पद खाली रहेगा तो उस समय उनका कार्यभार कौन संभालेगा? तो उपाध्यक्ष द्वारा संभाला जाएगा। वहीं आर्टिकल 96 कहता है कि अध्यक्ष को हटाने संबंधित अगर प्रस्ताव लंबित हो तो अध्यक्ष जो है वो पीठासीन नहीं होंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकता है? तो कितने दिनों तक रोक सकता है? 14 दिनों तक रोक सकता है। अगर 14 दिन के अंदर वो जवाब नहीं दिया, यस या नो कुछ नहीं बोला, तो राज्यसभा 14 दिन तक रोक सकता है। अगर राज्यसभा 14 दिनों के अंदर कोई जवाब नहीं दिया, यस या नो, तो लोकसभा इसे स्वयं ही पारित समझता है कि राज्यसभा का यस है। ठीक है, धन विधेयक की परिभाषा की बात की जाए कि धन विधेयक का परिभाषा किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 110 में धन विधेयक का परिभाषा दिया गया है। वहीं धन विधेयक की प्रक्रिया की बात की जाए, धन विधेयक की प्रक्रिया दिया गया है आर्टिकल 109 में। ठीक है, और धन विधेयक को पहली बार कहाँ रखा जाता है? तो एनी हाउ पहली बार लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है और ये राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से प्रस्तुत किया जाता है। मतलब धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना अनिवार्य है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव संसद में रखे जाने से कितने दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देना अनिवार्य है? तो 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देना अनिवार्य है। और महाभियोग लाने से पहले कितने सदस्यों की अनुमति होना अनिवार्य है? तो अनिवार्य है 1/4। मान लीजिए जैसे कि राज्यसभा में महाभियोग लाने से संबंधित प्रस्ताव को रखा जा रहा है तो उससे पहले राज्यसभा के 1/4 सदस्यों का अनुमति होना अनिवार्य है। ठीक है, लेकिन अगर इस प्रस्ताव को पारित करना हो तो 2/3 बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। ठीक है, 2/3 बहुमत से राज्यसभा भी पारित करेगा और 2/3 बहुमत से लोकसभा भी पारित कर देगा। अगर इतने बहुमत से दोनों पारित कर दे रहा है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाता है और राष्ट्रपति के पद को रिक्त माना जाएगा। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 61 में दिया गया है। ठीक है, और महाभियोग का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक मिनट, ओहो, राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा कब कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति संकट काल से तात्पर्य है यहाँ आपातकाल से। ठीक है, आपातकाल इमरजेंसी। प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिमंडल के निर्णय लिखित रूप से भेजे जाने पर ही राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, पहले था कि अगर वो लोग मौखिक रूप से भी बोलते थे ना तब भी आपातकाल लगा दिया जाता था। लेकिन 76वां संविधान संशोधन
44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा ये प्रावधान किया गया कि अगर मंत्रिमंडल का लिखित सिफारिश हो तभी आपातकाल लगाया जा सकता है, अन्यथा नहीं लगाया जा सकता है। और मंत्रिमंडल की चर्चा किस आर्टिकल में किया गया है? तो मंत्रिमंडल का चर्चा आर्टिकल 352 के क्लोज 3 में किया गया है, ठीक है। और अगर आपातकाल की बात की जाए तो भारत में कुल 3 प्रकार का आपातकाल लगाया जाता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कौन कौन सा है? तो 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन और 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। ये बहुत ही विस्तार पूर्वक इसी चैनल पे पढ़ाया जा चुका है। आपातकाल संबंधित वीडियो इस चैनल पर अपलोड है। अगर आप लोग वो वीडियो को देख लेते हैं तो आपातकाल संबंधित आप लोगों का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो मैं फिर से बताना नहीं चाहूँगी, चूँकि आप लोग वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? तो किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 75 के क्लोज 3 में। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछ लिया जाए कि मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो व्यक्तिगत रूप से वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति। किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 52 के 2 में दिया गया है। जबकि सामूहिक रूप से वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश, अच्छा एक क्वेश्चन छूट गया। आइए पहले ये क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसे है? तो अध्यादेश जारी कर सकते हैं राष्ट्रपति, कर सकते हैं राज्यपाल, कर सकते हैं राज्य में, और केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल कर सकते हैं, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल कर सकते हैं, जबकि केंद्र लेवल में राष्ट्रपति कर सकते हैं और राज्य लेवल में राज्यपाल करते हैं। ये किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी करते हैं? तो आर्टिकल 123 के तहत। और राज्यपाल किस आर्टिकल के तहत करते हैं? तो ये 213 के तहत। अगर उपराज्यपाल की बात की जाए कि उपराज्यपाल अध्यादेश जारी किस आर्टिकल के तहत करते हैं, तो ये करते हैं 239 के क्लोज बी के तहत। किसके तहत करते हैं? 239 के क्लोज बी के तहत, ठीक है। अगर वहीं अध्यादेश की न्यूनतम कार्यकाल के बारे में पूछा जाए कि न्यूनतम कितना दिन तक अध्यादेश जारी रह सकता है, तो न्यूनतम 6 सप्ताह तक। कितने? 6 सप्ताह तक। और मैक्सिमम, तो मैक्सिमम 6 माह तक, ठीक है। कितने माह तक? 6 माह तक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था लॉर्ड क्लाइव। कौन था? लॉर्ड क्लाइव भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था। तो भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को कहा जाता है, ठीक है। किसे कहा जाता है? लॉर्ड क्लाइव को। आइए कुछ महत्वपूर्ण युद्ध को भी देख लेते हैं, कैसे कैसे ये भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक बन गया। तो प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध की अगर हम बात की जाए, उसी टाइम से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए द्वार खुल गया। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। कब हुआ था? 23 जून 1757 को। किसके किसके बीच? तो सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। सिराजुद्दौला था एक तरफ और एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव था। जीत किसकी हुई थी? तो जीत हुई थी रॉबर्ट क्लाइव की, ठीक है। और बक्सर की युद्ध, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। कब हुई थी? 22 अक्टूबर 1764 को। और इसी के तहत इलाहाबाद की संधि भी हुई थी। इस युद्ध के बाद जस्ट इलाहाबाद की संधि हुई थी। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 को। कब हुई थी? 12 अगस्त 1765 को। और इस संधि के द्वारा क्या हुआ था? तो ये संधि के द्वारा हुआ, पहले तो ये जान लीजिए कि इलाहाबाद की संधि हुआ किसके किसके बीच था। तो इलाहाबाद की संधि हुई थी लॉर्ड क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच। और इस संधि के तहत हुआ था क्या कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी अधिकार, दीवानी मतलब राजस्व वसूलने का अधिकार किसे दे दिया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया था। किसे दे दिया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया था, ठीक है। यहीं से स्टार्ट हो गया अंग्रेज़ों का वर्चस्व। और बक्सर के युद्ध के बाद तो बढ़िया से वो लोग जम गया यहाँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वांडीवास का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो वांडीवास का युद्ध हुआ था अंग्रेज़ों और अंग्रेज कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के बीच हुआ था, ठीक है। अंग्रेज कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के बीच कब हुआ था? 1760 में हुआ था। और यहीं से फ्रांसीसियों का वर्चस्व भारत से ख़त्म हो गया। मानो
फ्रांसीसी का अब कुछ रहा ही नहीं। हालांकि वो रहा था लेकिन उसका वर्चस्व ख़त्म हो गया था, तो बढ़िया से उसको धो दिया अंग्रेज़ों ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिया गया? तो जस्ट अभी इसका मैं वर्णन की बढ़िया से। कौन सा गवर्नर था? लॉर्ड क्लाइव था। कौन था? लॉर्ड क्लाइव था। और कब दिया गया था? तो ये दिया गया था इलाहाबाद के संधि के तहत दिया गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? तो महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा लागू किया गया था। किसके द्वारा लागू किया गया था? हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। और कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था सन 1819 में लागू किया गया था। ठीक है, और कुल भूमि का कितने क्षेत्रों में? तो कुल भूमि का 30% क्षेत्र में लागू किया गया था। 30% भाग पर महालवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया गया था। और कौन कौन सा एरिया था वो? तो संयुक्त प्रांत था, मध्य प्रांत था, पंजाब था। इस एरिया में महालवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया गया था। ठीक है, और कर की वसूली किसके द्वारा की जाती थी? तो कर की वसूली एक गांव होता था। ठीक है, उस गांव में से ही किसी सदस्य को चुन लिया जाता था, उसी के द्वारा बोला जाता था कि तुम पूरे गांव से वसूल कर हमको कर दो, मतलब अंग्रेजों को दो। तो उसी को महालवाड़ी कहा जाता था। महाल मतलब गांव होता है। क्या होता है? महाल मतलब गांव होता है। जैसे कि रैयतवाड़ी के बारे में मैं पढ़ाऊंगी अगर क्वेश्चन आ गया इसमें। तो रैयत मतलब क्या होता है? रैयत मतलब किसान होता है। उसी तरह महाल मतलब गाँव होता है। ठीक है, और सामूहिक रूप से कर वसूल करके अंग्रेजों को दिया जाता था। और इसे रेगुलेशन 7 के तहत 1822 में मान्यता प्राप्त हो गया। प्रारंभ में इसके तहत 80% कर लिया जाता था। कितना? 80% लिया जाता था। मतलब 80% अंग्रेज रखेगा और 20% किसान रखेंगे। लेकिन मार्टिन वर्ट के प्रयास से विलियम बेंटिक ने कर की दर को घटाकर 66% कर दिया। इसीलिए मार्टिन वर्ट को उत्तर भारत का प्रवर्तक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्टिन वर्ट को उत्तर भारत का कर प्रवर्तक कहा जाता है। तो पार्टिकुलर केवल ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर भारत का कर प्रवर्तक किसे कहा जाता है? उत्तर भारत का कर प्रवर्तक मार्टिन वर्ट को कहा जाता है। किसे? मार्टिन वर्ड को कहा जाता है। ठीक है, कर प्रवर्तक उत्तर भारत का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया मुर्शिदाबाद का उप दीवान? तो मोहम्मद रजा खान को। किसे किया? मोहम्मद रजा खान को। बिहार का उप दीवान किसे नियुक्त किया था? तो बिहार का उप दीवान किया था सिताब राय को। किसे किया था? सिताब राय को बिहार का उप दीवान नियुक्त किया था। जबकि मुर्शिदाबाद का उप दीवान मोहम्मद रजा खान को नियुक्त किया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। किस में हराया था? तो पोलीलूर के युद्ध में। किस में हराया था? पोलीलूर के युद्ध में टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को हरा दिया था। ठीक है, और सर आयरकुट के नेतृत्व में 1781 में पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ था। ये क्वेश्चन भी आई है। पोर्टो नोवा का युद्ध कब हुआ था? पोर्टो नोवा का युद्ध 1781 में। और इसमें क्या हुआ था? इसमें हैदर अली को अंग्रेजी सेना जिसका नेतृत्व कर रहा था आयरकुट, उसके द्वारा हैदर अली को हरा दिया गया। और इसी के शोक में हैदर अली की मृत्यु हो गई। उस समय प्रथम मैसूर युद्ध भी चल रहा था। ठीक है, द्वितीय मैसूर युद्ध भी चल रहा था। अगर मैसूर युद्ध की बात की जाए तो कुल मैसूर युद्ध 4 हुआ था। कितना हुआ था? 4 मैसूर युद्ध हुआ था। एक तो हुआ था 1767 से 69 प्रथम मैसूर युद्ध। और इसकी समाप्ति किसके संधि के द्वारा हुआ था? तो मद्रास की संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से 84। ठीक है, और इसकी समाप्ति कैसे हुई थी? किस संधि के द्वारा? तो मंगलोर की संधि के द्वारा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हो गई थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये हुआ था 1790 से 1792 में हुई थी। ठीक है, और इसकी समाप्ति श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा हो गई थी। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। 1798 से 99 भी कहीं कहीं देता है तो हुआ था। और इसमें क्या हुआ? युद्ध स्थल में ही टीपू सुल्तान मारा गया। जब वो मारा ही गया तो फिर संधि होने की सवाल ही नहीं उठती, फिर संधि बंदी नहीं, वो उसकी तो हत्या कर दी गई थी। ठीक है, युद्ध स्थल में ही। तो कुल कितने आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था? 4 हुआ था। और चारों का डेट आई होप आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। और इसी बीच पोर्टो नोवा का भी युद्ध हुआ था दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दरमियान में, क्योंकि पोर्टो नोवा का युद्ध तो 1781 में हुआ था और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध तो 1780 से 84 के बीच चला था। तो इसी बीच हैदर अली की मृत्यु हो गई। इसके बाद नेतृत्व संभाला टीपू सुल्तान ने। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो कॉमन सी बात है, जब अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच हुई थी तो टीपू सुल्तान ही ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। कौन था? वारेन हेस्टिंग था। तो आइए इससे संबंधित कुछ और क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो पहला गवर्नर क्लाइव हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पहला गवर्नर क्लाइव हो जाएगा। लेकिन बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है? तो पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक हो जाएगा। अगर आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक हो जाएगा। जबकि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। भारत का पहला वायसराय कौन था? तो भारत का पहला वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग था, क्योंकि 1857 के विद्रोह होने के बाद 1858 में जब अधिनियम आया गया तो गवर्नर जनरल के पद को ही नाम बदलकर वायसराय रख दिया गया। इसलिए भारत का पहला वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। वहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गुलाम भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो गुलाम भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्वतंत्र भारत का पहला वायसराय कौन था, तो पहला वायसराय या गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा, क्योंकि भारत की आज़ादी के बाद भी लॉर्ड माउंटबेटन ही गवर्नर जनरल था। और अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि स्वतंत्र भारत का पहला एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, अगर भारतीय लग जाएगा तब तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा, क्योंकि पहला या फिर अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है, लेकिन पहला कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था जिसकी हत्या पद पर रहते हुए कर दिया गया था? तो किसकी हत्या पद पर रहते हुए कर दिया गया था? लॉर्ड मेयो की हत्या पद पर रहते हुए कर दिया गया था। किसकी हत्या? लॉर्ड मेयो की हत्या कब की गई थी? तो इसकी हत्या कर दी गई थी 1872 में। कहाँ कर दी गई थी? तो अंडमान निकोबार में चाकू भोंक कर इसकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 1872 में। और कहाँ की गई थी? तो अंडमान निकोबार में। और इसके द्वारा ही भारत में पहली बार जनगणना करवाया गया था। ठीक है, जिसे कभी कभी आंशिक जनगणना भी दे दिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी या किसके द्वारा करवाई गई थी, तो लॉर्ड मेयो के द्वारा करवाई गई थी। और कब करवाई गई थी? तो 1772 में करवाई गई थी। कब करवाई गई थी? 1772 में करवाई गई थी। किसके द्वारा करवाई गई थी? लॉर्ड मेयो के द्वारा। लेकिन अगर आपसे यही पूछ दिया जाए कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पहली बार जनगणना या फिर अस्थायी जनगणना पहली बार कब करवाया गया था, या फिर 10 वर्षीय जनगणना की शुरुआत किसके द्वारा करवाई गई थी, तो ये करवाई गई थी रिपन के द्वारा। किसके द्वारा करवाई गई थी? रिपन के द्वारा। कब करवाई गई थी? तो 1881 में। ठीक है, लेकिन पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन? अच्छा, ये तो क्वेश्चन हो गया। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा करवाई गई थी। किसके द्वारा करवाई गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। इसीलिए न्यायिक संगठन का जनक किसे कहा जाता है? तो कॉर्नवालिस को कहा जाता है। सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो ये भी कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है। नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो ये भी कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है। पुलिस सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे यही क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया जाए कि भारतीय पुलिस सेवा का जनक किसे कहा जाता है, तब तो वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। लेकिन सीधा क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि पुलिस सेवा का जनक किसे कहा जाता है, तो कॉर्नवालिस को कहा जाता है। ठीक है, और इसी के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त भी प्रथम बार लागू किया गया था। कब किया गया था? 1793 में। कब किया गया था? 1793 में। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा लाया गया था? तो किसके द्वारा लाया गया था? तो ये लाया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। कब लाया गया था? 1878 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1878 में लाया गया था। और इसी एक्ट को कहा जाता है कि भारतीय पत्र पत्रिका का मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। इसके द्वारा क्या था कि आप कोई भी पत्रिका बिना अंग्रेज के इजाज़त के नहीं छाप सकते हैं। और स्पेशली ये लाया गया था सोम प्रकाश पत्रिका एक था, जिसका जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा संपादित था। ठीक है, इसी पत्रिका को प्रतिबंध करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाया गया था। ठीक है, और इस एक्ट को रद्द किसके द्वारा किया गया? तो इस एक्ट को रद्द किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। लिटन लाया था, लेकिन रिपन के द्वारा इसे रद्द कर दिया गया था। ठीक है, इसी एक्ट के डर से अमृत बाजार पत्रिका
जो रातों रात बंगला से अंग्रेजी में रूपांतरित हो गया था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है कि रातों रात कौन सा पत्रिका बंगला से अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित कर दिया गया था, तो वो था अमृत बाजार। अमृत बाजार किसके द्वारा लिखा गया था, तो अमृत बाजार शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। और आर्म्स एक्ट किसके द्वारा लाया गया था, तो आर्म्स एक्ट भी लीटन के द्वारा ही लाया गया था, ठीक है, जिसे शस्त्र एक्ट भी कहा जाता है। तो किसके द्वारा लाया गया था, लीटन के द्वारा लाया गया था। लेकिन ये एक्ट भी किसके द्वारा समाप्त कर दिया गया, तो ये एक्ट भी रिपन के द्वारा ही समाप्त किया गया। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम कारखाना अधिनियम किसके द्वारा लाया गया था, तो प्रथम कारखाना अधिनियम रिपन के द्वारा लाया गया था। कब लाया गया था, 1881 में रिपन के द्वारा लाया गया था। और 1882 में शिक्षा से संबंधित हंटर कमीशन किसके द्वारा लाया गया था, तो ये भी लाया गया था रिपन के द्वारा, ठीक है। और स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो स्थानीय स्वशासन का जनक भी रिपन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, रिपन को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन से संबंधित बहुत सारा एनालिसिस हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी, तो किसने लगाई थी, विलियम बेंटिक ने। किसके प्रयास से लगाया गया था, तो ये लगाया गया था राजा राम मोहन के प्रयास से। किसके प्रयास से, राजा राम मोहन के प्रयास से लगाया गया था, ठीक है। कब लगाया गया था, तो ये लगाया गया था 1829 में। कब लगाया गया था, 1829 में लगाया गया था। और किस रेगुलेशन के द्वारा, तो ये लगाया गया था रेगुलेशन 17 के द्वारा लगाया गया था, ठीक है। रेगुलेशन भी पूछा जा चुका है प्रीवियस एग्जाम में, तो रेगुलेशन 17 के द्वारा इस एक पर, इस सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। किसके द्वारा लगाया गया था, तो विलियम बेंटिक के द्वारा। और किसके प्रयास से लगाया गया था, तो राजा राम मोहन के द्वारा। आई होप आप लोगों को ये एपिसोड भी बहुत पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। बाकी ये क्वेश्चन अगले दिन।